पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था। और सर हमने पढ़ाई थी, रिसर्च टेक्निक्स पढ़ी थी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी समझ आई थी, इसको क्लियर हो गया था क्या यू कैन डू दैट थिंग्स? सर थोड़ा सा क्लियर हुआ है, बाकी तो नहीं, इतना तो नहीं क्लियर हुआ। क्यों? अच्छा सर जो पढ़ाया था वो क्लियर हो गया। हाँ, जो पढ़ाया था उसी की पूछ रहा हूँ कि वो क्लियर है कि उसमें दोबारा कुछ वो जी सर वो क्लियर है। क्लियर है, क्योंकि मैंने वीडियो भी शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो भी जरा देख ले, उसको ग्रुप में शेयर की है कि नहीं की, मैंने अपने कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर की थी ना, तो वो जरा भी देख लेना। जी सर। ठीक है, और अभी हम आगे जा रहे हैं अपने पैरामीटर्स। तो आज हम एक ही क्लास लेंगे, ठीक है, और उस पर हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टी टेस्टिंग की। ठीक है, कि हमने टी टेस्ट कैसे अप्लाई करना है हाइपोथेसिस के ऊपर और क्या नहीं करना है। तो कल इसके हमने स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्टेप कहा था आपको, क्या स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे, हाइपोथेसिस नल और हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव आप कैसे लिखेंगे, ये दो चीजें मैंने सिर्फ बताई थी। ठीक है, आज मैं एग्जांपल भी दूंगा, करूंगा भी, फिर आप लोगों को दूंगा, मैं ऑनलाइन ही हूँगा, आप लोग करेंगे और वहां से मुझे अपनी स्क्रीनशॉट भेजेंगे आप लोग। ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरह कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा सैंपल दरमियान में सिर्फ चेंज करूंगा स्टेटमेंट, और वही चीजें आपने सारी स्टेप वाइज मुझे करके देनी होगी। ठीक है, तो उस तब तक मैं फिर आप लोगों के साथ ही रहूंगा, दूसरा क्लास अगर हो सकता है तो सिर्फ उसी पे भी होगा। अच्छा, अब हमने अगर बात करनी है, ठीक है, नंबर 2, हमने सेकंड स्टेप पे क्या बात करनी है कि हमारे पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मौजूद है। ठीक है, इससे हम कट ऑफ पे नहीं जा सकते, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली है, या तो 1% होगा, 0.1 या 0.05 या 0.001। ठीक है, तीन चीजें ये हमारे पास, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हम कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसको टाइप ऑफ वन एरर भी कहते हैं। ये हमने स्टेप 2 में मालूम करना होता है, ये याद रखिए, वहां हम लिख लेते हैं कि द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास उन्होंने कितना दिया हुआ है, वो आप जरूर लिखेंगे। एक बंदा अगर एक बात करता है तो वो कितना कॉन्फिडेंट है अपनी बात पर कि वो ये बात करना चाह रहा है, तो जब वो बात कर रहा है आपके पास, तो वो बात आपने वहां पर उसकी कोड करके लिखनी होती है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में फिर आप क्या करेंगे, आप अपना टेस्ट अप्लाई करेंगे। टेस्ट हम कौन से अप्लाई करते हैं, तीन तरह के टेस्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड इनोवा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हम अप्लाई करते हैं, ये दो हम ज्यादातर करते हैं, टी टेस्ट और जी टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट जैसे पोस्ट आर इन वगैरह में, जब हम मास्टर में चले जाते हैं या पोस्ट ग्रेड डायरेक्टरेट लेवल पे होती हैं पीएचडी में, मास्टर्स में, फिर हम इनोवा और का स्क्वायर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्ट में अभी अगर जो करने हैं तो हमने टी टेस्ट और जी टेस्ट के ऊपर और थर्ड का स्क्वायर के ऊपर हमने जाने। इनोवा भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इनोवा आपकी उसका लेवल का नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, जो आपकी लेवल की चीजें होगी उसी पे हमने ज्यादा फोकस करना होगा। तो फोर्थ स्टेप पे जब मैंने, अब थर्ड पे मैंने उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये नीचे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको करवा देता हूँ। फोर्थ पे हम जाएंगे कंपोजिशन कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। अब मैंने टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है और क्यों करना है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस अगर टेस्ट मैंने करने हैं, तो उस टेस्ट को मैंने फिर कैसे प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, और मुझे उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने उन चीजों को जरा देखना है फिर। तो जब मैंने उसको करना है, उसके बाद स्टेप 5 पे फिर मैंने अभी देखना है कि ये हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो वो मैंने किस चीज को देखना है, स्टेप 2 को देखते हुए, और उस पे मैंने वैल्यूज निकालनी है अपनी जी टेबल या टी टेबल से। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, दोबारा अगेन कह देता हूँ, वहां से हमने उसकी वैल्यूज को देखनी होगी फिर। अब नीचे एग्जाम्पल पे एक स्टेप मैं करके आपको आगे लेके जाऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप लोग करेंगे। यूज द वैल्यूज अल्फा की हमने निकालनी है, लेकिन उसको हमने टी टेस्ट के अंदर अगर हो तो हमने क्या करना होगा, और जी टेस्ट में अंदर हो तो क्या करना होगा। आज हम सिर्फ टी टेस्ट की बात करेंगे। टी टेस्ट में हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एक, ठीक है, उसमें टू टेल्स भी होती है और बस वन टेल की भी हम बात करते हैं। टू टेल का मतलब क्या था, मैं जरा आपको बता भी दूं यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक रिजल्ट है, ठीक है, टी टेस्ट की कोई भी रिजल्ट है, तो ये जो ग्राफ बनता है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का, यार ये पहाड़ी मेरी क्यों खराब आ जाती इतनी। ठीक है, ये पहाड़ी जो मैं बना रहा हूँ ना ये, ठीक है, ऐसे जाके यहाँ पर, अब मैं इसको टच तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी जीरो अगर लिख दिया है, और मेरी जो टी टेस्ट की वैल्यू है वो इस वैल्यू से अगर कम आती है जो मैंने वहां पे स्टेप 2 में लिखी हुई थी, तो इसका मतलब है कि मेरे वो रिजेक्ट में नहीं जा रहा,
वो मेरा जा रही है एक्सेप्टेंस में, ठीक है। अगर वो मैं यहाँ से वैल्यूज बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो रिजेक्शन में जा रही है। जस्ट 1 मिनट बच्चे। सॉरी। तो इसमें हमने ये चीजें जब करनी है ना, तो हमने ये देखना है कि ये रिजेक्शन में जा रहा है या एक्सेप्टेंस में। मैंने इसकी वैल्यूज नहीं देखनी है। मेरे पास जो यहाँ से मैंने टी टेस्ट या जी टेस्ट अप्लाई किया था और वो मेरे पास आया था, उसकी वैल्यूज मैंने देखनी कि वो मेरे पास कहाँ फॉल कर रही है। अगर वो वैल्यू इससे बड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट में जाएगा। लेकिन इसमें मैंने ये भी देखना है कि सैंपल साइज मेरा क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ पे सैंपल साइज का बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स बात है कि अगर वो 30 या 30 से ज्यादा होगा तो मैं ऑटोमेटिकली जाऊंगा जी टेस्ट के ऊपर। अगर वो कम होगा तो देन आई कैन कम ऑन टी टेस्ट। तो अब पहले हम जी टेस्ट टी टेस्ट की एक एग्जांपल करेंगे और अगर ज्यादा टाइम हुआ तो फिर हम जी टेस्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। फोर्थ पे फिर मैं उसको कंक्लूड करके लिखूंगा कि मेरा टी टेस्ट की वैल्यू क्या आ गई या जी टेस्ट की वैल्यू क्या आ गई और पी वैल्यू इसकी क्या बन रही है, सिग्निफिकेंस बन रहा है नल हाइपोथेसिस की या रिजेक्ट की। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ, वो पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नीचे फिर लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो देन आई कैन से द वैल्यूज ऑफ दैट पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा significance, the level of significance, and I have accepted the hypothesis. अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो देन वी कैन से वी आर रिजेक्टेड बिकॉज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो वो हमारे पास फिर बढ़ जाती है। वो नीचे भी हमने स्टेप वाइज करनी है। अब टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसकी बात करके एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर मैंने आपको कहा कि व्हेन टाइप 1 इज मेड व्हेन द HO is true but rejected। नल हाइपोथेसिस आपके पास ट्रू हो लेकिन वो रिजेक्टेड हो जाए, इसलिए क्योंकि वहां पर आपके पास जो पी वैल्यू थी वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ज्यादा आ गई, मोर हो गई है। द डिफरेंस बिटवीन बोथ आर वेरी हाई रेंज, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब है ये टाइप 1 एरर है। कहीं हो सकता है कि कहीं कहीं ना हमने स्टेटिस्टिकल एरर किया हुआ है और ये अल्फा एरर इसको हम कहते हैं। तो आपके पास अक्सर एमसीक्यूज में आएगा द सेकंड नेम ऑफ टाइप 1 एरर इज, तो दिस इज अल्फा एरर। और ये भी आएगा कि why they are rejected, why the true या null hypothesis is rejected। if the null hypothesis is true but they are rejected then what will be we can say it, ठीक है। कि अगर नल हाइपोथेसिस आपके पास ट्रू है, हाइपोथेसिस नल HO जो है वो अगर ट्रू है तो वो क्यों आपका रिजेक्ट हो रहा है, तो ये टाइप 1 एरर में आ जाता है। if the null hypothesis is false, वो है ही गलत, ठीक है, और वो वी विल फॉल टू रिजेक्ट इट और हम उसको रिजेक्शन में भी जा रहा है, तो दिस इज टाइप 2 एरर। वो ऑटोमेटिकली इसको हम बीटा बी भी कहते हैं, टाइप 2 एरर भी कहते हैं। और दिस इज नल हाइपोथेसिस क्योंकि ऑलरेडी गलत होता है। वो हमारी एबी स्क्रिप्ट टेस्टिंग के लिए हम देखते हैं क्या इट इज ट्रू और नेगेटिव, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि वो इसके अंदर कंक्लूजन में नहीं आता। और ये आपके पास टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है ये आपके पास एक एरर की एक पावर भी कहते हैं, हम एबिलिटीज भी कहते हैं, जो डिटेक्ट ट्रू डिफरेंस, सही वाला डिफरेंस को मालूम करने के लिए ये पावर ऑफ टेस्ट होती है, ठीक है। अब क्या होगा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहती है कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, टाइप 1 एरर, ठीक है। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, टाइप 1 एरर हो गया। फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दैट विल बी द करेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस फॉल्स
लेकिन कम करेक्ट, तो इट इज मीन टाइप एरर, अगेन टाइप 1 एरर में जा सकते हैं। टाइप 2 एरर में इट विल बी फॉल्स, ये नल हाइपोथेसिस शुड बी फॉल्स, ये फॉल्स होगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा एक वो चीज आ जाती है। अच्छा, उसमें क्या एग्जांपल हम देते हैं कि हम कैसे कहते हैं कि टाइप 1 एरर फॉल्स है या करेक्ट है या रिजेक्ट किया या हमने उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी सैंपल एग्जांपल है, आपके पास एक मरीज आता है, वो कहते हैं मुझे 4 दिन से बुखार है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, ठीक है, एंड यू आर सस्पेक्टेड कि ये पेशेंट जो है वो टाइफाइड का है, ठीक है, और आपने उसकी टाइफाइड टेस्ट भेज दी, लेबोरेटरी वाले ने उसको पॉजिटिव दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपकी बात ठीक निकली? आपने जो एक मफरूजा पेश किया कि मेरे हिसाब से जो मरीज में ये सिम्टम्स चल रहे हैं इट इज टाइफाइड, ठीक है, तो वो आपका एक एरर हो सकता था कि मे बी द रिजल्ट विल कम अप एंड डाउन, लेकिन वो आपकी चीजें जो है वो फाइंड हो गई, आपका एरर 1 भी फिर भी चांसेस है। लेकिन अगर मरीज में कोई साइन सिम्टम्स नहीं है और वो आपका फिर भी आपको ये लग रहा है पेशेंट्स की कंडीशन से, वो सिम्टम्स ये नहीं बता रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, बुखार है, टांगों में दर्द है, कुछ वो नहीं कह रहा, उसको कहता है मुझे सिंपल बुखार है, और आप उसके लिए टाइफाइड टेस्ट करते हो और वो आपका आ जाता है पॉजिटिव, तो तब भी यहाँ पे एरर मौजूद हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है आपका मफरूजा ठीक निकला, आपने सस्पेक्ट कर दिया कि पेशेंट को टाइफाइड था, ठीक है, लेकिन अब मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है, देयर इज नो सिम्टम्स, मरीज इज ओके, मरीज कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके पास वैसे एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है और आपने उसको लैब्स लिख के दे दिए और जिसमें उसको हेपेटाइटिस बी निकला या हेपेटाइटिस ए निकला या उसको टाइफाइड निकल के आ गया, जो उसको नहीं होना चाहिए था, तो ये क्या है? टाइप 2 एरर, ठीक है। इस टाइप 2 एरर इसका मतलब है कि मे बी द लेबोरेटरी वालों ने जो टेस्ट किए वो गलत है, तो आपको फिर किसी और लेबोरेटरी से उस टेस्ट को चेक करना पड़ेगा, वो टाइप 2 एरर है, ठीक है। टाइप 1 में मरीज के साथ क्या होगा? मसला होगा, आपके सैंपल में हो सकता है कोई ना कोई एरर हो, लेकिन चीज वो आ रही है, फिर भी आपकी जो वो कंफ्यूजन थी वो करीब आ रही है, नजदीक हो रही है। लेकिन टाइप 2 में तो बिल्कुल है नहीं और मरीज आगे से वो चीजें कर रहा है, आप टेस्ट पे कर रहे हो और वो आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेबोरेटरी में कोई ना कोई चांसेस गलत होने की चांसेस है। तो लेट विल सी, इसको फिर आपने देखना होगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये जरा चीजें इसको इस तरह आपने क्लेरिफाई करनी होगी, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम? टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको कहा भी द टी टेस्ट इज यूज हाइपोथेसिस अबाउट मीन म्यू, इसका म्यू मैंने कहा था दिस इज सैंपल म्यू, ठीक है, ये सैंपल की जो मीन है उसके लिए आप इसको लेते हैं, ये जो म्यू है, ठीक है, इसको हम म्यू कहते हैं। तो ये आपने पॉपुलेशन के लिए सैंपल्स के लिए लेना है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास आएगा, ठीक है, इन अननोन द सैंपल साइज कैन बी स्मॉलर देन 30, अगर नहीं मालूम तो इसको भी हम 30 से कम लेंगे, अगर हमारे पास कोई नहीं दिया तो हम फिर भी उसको 30 से कम लेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट स्प्रेड आउट, कहाँ जा रहे हैं उसको हमने देखना होगा। अब मैं आपके पास एक एग्जांपल करता हूं यहाँ पे आपके साथ साथ और आपको पूछूंगा, और देन आई कैन चेंज दिस स्टेटमेंट, जो मेरा एग्जांपल है इसको पूरा मैं चेंज करके आपको दूंगा और फिर आप लोगों ने करके मुझे बताना होगा, ठीक है। आज हमारा ये वाला सिर्फ काम होगा और आपने मुझे रिस्पॉन्स भी करने प्लीज। अब मैंने कहा रैंडम सैंपल साइज 16, मैंने कोई एक सैंपल लिए रैंडमली, ठीक है, रैंडमाइज मैंने लोगों को ले लिया, जो सैंपल था वो मेरे पास 16 आया विद द मीन ऑफ 25, जो उनकी एज थी वो कितनी आई? 25 ईयर्स। मैंने 16 लोग लिए, ठीक है, कितने लोग लिए? 16, और 16 लोगों की जब मैंने एज निकाल ली और एज जो मैंने ली उसकी मीन जो मेरे पास आई वो 25 आई विथ स्टैंडर्ड डिविएशन 5, ठीक है, टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, आम पॉपुलेशन से मैंने लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% एरर चांसेस है, क्या है? देयर इज, आई कैन 95% कॉन्फिडेंट हूं मैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे इस पॉपुलेशन में इनकी जो एज मीन एज होगी दैट इज 25, ठीक है, ये मैंने कहा। लेकिन एक बंदे ने कहा हाइपोथेसिस पेश की कि नहीं ये इक्वल टू 20 हो 22 है, और उसका अल्टरनेट उसने कहा इट इज नॉट इक्वल टू 22, ठीक है। नल हाइपोथेसिस मैंने जब स्टेटमेंट लिखनी है तो मैंने कैसे लिखनी है? ये मेरे पास पॉपुलेशन मीन ये आ गया है साइज, ये मीन आ गया, ये डिविएशंस आ गया, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, और ये भी मेरे पास उसने क्वेश्चन एग्जांपल में दिया होगा। अब मैंने इसको सिर्फ लिखना है। अब इसको हम कहते हैं म्यू इज इक्वल टू 22 इज नॉट इक्वल टू 22,
मैंने पहला स्टेप आप लोगों को क्या कहा था कि हमने क्या करना है, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब मैंने नल हाइपोथेसिस लिखा h इज इक्वल टू मी इज इक्वल टू 22, हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव म्यू इज नॉट इक्वल टू 22। अब मैंने इन दोनों बातों को प्रूफ करके दिखाना है कि आया इनमें से ये बात गलत है या ठीक। ये बंदा कहता है कि 22 है, मैं कहता हूं कि नहीं है। अब हमने इसको प्रूफ करके देखना, तो प्रूफ के लिए लेकिन सेकंड हमने बात की कि उस बंदे ने ये भी कहा कि 95% चांसेस है, 5% में गलत हो सकता हूँ, ठीक है। अब स्टेप 2 पे मैंने क्या कहा कि हमने उसको लिखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने लिखना कैसे है, अल्फा इज इक्वल टू 0.005 आर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 0 पॉइंट का मतलब क्या है, देखिए माइनस 95, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 5 होगा, क्योंकि 1 इधर गया 10 और यहाँ 9 रह गया, 9 से 9 हटा दो 0 और ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको इसलिए जब हम इसको प्लस करते हैं ना तो तब हमें पता लगता है, क्योंकि 95% की जब हम बात करते हैं या 5% की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमने यहाँ सी 5% एरर चांसेस की हम बात करते हैं, तो हमारे 95% हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं यहाँ पर फिर, ठीक है। तो 95% का मतलब है कि 100 से आप 95 माइनस करें तो कितना आएगा, 0.05 आएगा, नेट 5 आएगा। लोग कहते हैं ये 5 आएगा, ये 5 नहीं आएगा। आप जब कैलकुलेटर में उसको करोगे ना, ये आपको 5 देगा, लेकिन जब आप इसको 100 पे दोबारा अगेन डिवाइड करते हो तो ये 0.05 आते, ठीक है। इस तरह करोगे ना मैनुअली, तो ये फिर आपके पास इजीली पता लगेगा आपको, ठीक है। अब क्योंकि मैंने डार्ट तो बाद में लगा दिया ना 0 से, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, 0.05 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 95% कॉन्फिडेंशियल इंटरवल, क्योंकि मैंने 100 में इसकी परसेंटेज देखी, ठीक है। अब स्टेप 3 पे मैंने आप लोगों को कहा कि यू कैन पुट द फार्मूला, कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो मेरे सैंपल साइज इज लेस देन 30 है, 16 है ना, सैंपल साइज क्या है 16। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे आप लोग, आसिया, फरवा है, हुमेरा, इरम, कोई भी एक बंदा रिप्लाई नहीं करते। नहीं सर, रिप्लाई कर रहे हैं सर, आपने पूछा ही नहीं है। मैंने 2 दफा पूछा कि ये चीज 100 से 95 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 0.05 क्यों आ रहा है। सर 5 आएगा, लेकिन आपने किया तो ठीक ही किया होगा। मैंने तो ठीक किया, लेकिन क्यों आया, मैंने आपसे यही पूछा। मैं 100 से, मैंने कहा 0.05 मैंने लेकर आना है। अब मैंने 100 से 95 को माइनस करना है, तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ये देखे। सर सिर्फ 5 आएगा, बाकी 0 पॉइंट जो 0.05 है, ये मैंने पहली दफा देखा है। तो यही चीज मैं कंफर्म वही आपसे पूछना चाह रही, क्यों मैं ये लेकर आ रहा हूँ और मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ। आप मुझे कहते हैं कि आप ठीक लेकर आ रहे हो ना, तो मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ ठीक। सर कैसे लेके आ रहे हैं ठीक। अभी मैं दोबारा करवा रहा हूँ, सब्र करे, इसको मिटा के दोबारा करवा रहा हूँ, देख लिया आप। सर आपने वो डिवाइड किया है। हाँ वो मैंने वाइड कर दिया, तो अभी फिर नेक्स्ट। जी अभी आपको डिवाइड ये किया नजर तो आ रहा फिर 0.05 आया। है 100 माइनस 95, ठीक है। अब देख ले, ये 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो आगे हमने 1 से जाना है। अब 1 में इधर करूंगा ये 10 हो जाएगा, इस 10 से मैंने 1 इधर कर दिया और 10 से 5 को कर दिया तो 5 आ गया। अब सर यहाँ क्या जी रहेगा, सर 9, तो 9 सिर्फ से केवल 9, 5 रह गया ना। 9 से 9 को हटा दो, क्या रह जाएगा, सिर्फ 0। 0, और इधर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरे पास 0.05 हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ये 1 जो था, ये 1 तो यहाँ से खत्म हो गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, आपने हमेशा कहा कि जब हम डिसिमल्स को डिसिमल लगाते, डिसिमल को खत्म करने के लिए 1 लगाते हैं और 1 को खत्म किया हुआ तो डिसिमल आ जाएगा। अब मैंने 100 में से 95 जब हटा दिया तो मेरे पास परसेंटेज में तो ये 0.05 आएगा, ये 5% तब होगा। सर हम 5 की परसेंटेज लेंगे तो फिर ही हमारे पास 0.5 आएगा ना। बिल्कुल, इसलिए तो नहीं मैं तो यही कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने, लेकिन जब आप इसको सर निकालते भी हो तो तब भी इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके 2 वैल्यूज हैं, ऊपर 3 हैं, तो नीचे आपने 2 वैल्यूज लगानी है। जब 2 वैल्यूज लगानी है और आपने 100 में से देखना है तो ये 0.05 बन जाता है,
ठीक है। तो आपने ऑलवेज इस चीज की गलती नहीं करनी है। इसको हम 0.05 इसलिए ही कहते हैं 5% को, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी बात करते हैं कि 95% ये बंदा कॉन्फिडेंट है और 5% ये अपनी बात से मुकर हो सकता है। अब ये मेरे पास था, अब थर्ड स्टेप पे मैंने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, मैंने मालूम करना है टी। तो टी के लिए मेरे पास फार्मूला है कि पॉपुलेशन मीन, ठीक है, मीन इज इक्वल टू म्यू, ये मीन्स है, ये एक्स बार डिवाइड मीन पॉपुलेशन से आपने करना है डिवाइड बाय सैंपल्स, ये जो सैंपल साइज होगा ये एन स्मॉल कैपिटल साइज होगा, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन इस जो है दिस इज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो आपके पास अभी पॉपुलेशन मीन भी दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास जो है म्यू भी दिया हुआ है, और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है, और आपके पास सैंपल साइज भी दिया हुआ है। अब इस तरफ ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको जरा थोड़ा सा गौर से देखना है। इसमें देखे द सिंपल साइज इज लिस्ट, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यूज को मैंने यहां पर करनी है। तो ये टी जो लिखा है इट इज कॉल्ड टेल, जो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको, ये छोटी सी टी नजर आ रही है आपको, दिस इज टेल। ये टेल अल्फा के मैंने देखना है, 0.05 की तरफ मैंने देखना है। अब 1 टेल और 2 टेल तो मैंने दोनों साइड पे देखना है। देन v इज इक्वल टू n-1, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कहते हैं, डीएफ भी कहते हैं, या जब हम मैंने लगाना है तो मैंने सिंपल से 1 को माइनस करना मस्ट है। इफ आई कैन अप्लाई द टी टेस्ट, तो इसमें मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला याद करना है अपने कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस अंडर रूट एन। आगे आपने इक्वल का निशान लगा के टेल अल्फा v इज इक्वल टू n-1, ये आप रट्टा कर दे अपने साथ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये रट्टा नहीं लगाएंगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा कि टी टेस्ट का इन हाइपोथेसिस में मेरे पास क्या फार्मूला होगा, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय अंडर रूट एन एंड टी इक्वल टू टी अल्फा v इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज। तो ये आपको रट्टा करना पड़ेगा। अब फोर्थ स्टेप पे मैंने आपको कहा था यू कैन इम्प्लीमेंटेड द डेटा, आपने उस डेटा को यहाँ पे पुट अप करना है। कैसे, t इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय एस इन अंडर रूट एन। तो मेरे पास क्या था एक्स बार, मीन क्या था पॉपुलेशन का 25 जो ऊपर मैंने बात की थी, म्यू क्या था, उस बंदे ने क्या बात की थी, उसने कहा था कि 22 है, तो 25 माइनस 22, 5 क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंपल साइज क्या था 16। अब जब मैंने 25 को 22 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, और फिर मैंने 16 को जब अंडर रूट से निकाल दिया तो वो 4 आ जाएगा, जब उसको अंडर रूट से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब फिर क्या करना है, 5 डिवाइड बाय 4 पहले करने आपने, तो वो 1.25 आएगा, और 3 के साथ करना है, तो फिर आपने 3 डिवाइड बाय 1.25 जब करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.4, दिस इज योर टी वैल्यूज, ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई 2.54। अब 2.4 की वैल्यूज को हमने ऐसे नहीं देख सकते, तो हमने क्या कहा कि अब हमने इसको देखना है कि ये हमारी रिजेक्शन में जा रही हैं या एक्सेप्टेंस में जा रही है। अब मैंने उसको दोनों साइड पे देखना है, पॉजिटिव साइड पे भी देखना है, नेगेटिव साइड पे भी देखना है। नीचे अगर आप ग्राफ देखोगे ये स्टैंडर्ड डिविएशन की एक जो बिल बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पे रिजेक्शन एरिया आर भी आ रहा है, उधर भी। अब मैंने इनको यहाँ पे देखना है क्या आया ये वैल्यू, वो जो मेरी 0.05 है उससे कम पे जा रही है या उससे ज्यादा। तो उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा था आपको अल्फा, अब मैंने क्रिटिकल वैल्यूज डालनी है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, अल्फा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू v 16-1, जो वो सैंपल साइज -1 था, फ्रीडम मैंने कहा, तो आपके पास 0.05 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आगे 15 आ गया। अब आपने क्या करना है 0.01 एक साइड पे भी देखना है और दूसरी साइड 15। जब इसको आप देखोगे तो आपने इसको टी टेबल में देखना है। अब टी टेबल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये चीज याद रखो कि हमने क्या देखना है उसमें से 0.0025 के नीचे 15 के अंदर, या 0.05 और 15 के अंदर, दोनों में आप देख सकते हो। तो आपके पास ये वाली चीज आनी चाहिए, ये 2.13, ये देख ले, ठीक है। अब कैसे आएगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, ये टेबल आप देख ले, ये टेबल नजर आ रही है अभी, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सबको नजर आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा अब आप देख ले,
मैंने वन टेल के अंदर देखना। अच्छा 0.02025 के नीचे वन टेल, क्योंकि मैंने फ्रीडम निकाला है ना, ये देखिए 15 और 15 के सामने जाओ, क्या है 2.131 जी सर है ना। और ये वैल्यू मेरी वहां पे भी आई थी, यहाँ पे ये जो अभी मैंने ये निकाला इसी में भी ये वैल्यू है, ये देख लो, है ना। जी और सर मैं क्या करूंगा कि मैं इसी तरह एक पहाड़ी सर दोबारा बनाऊंगा। दिखा दें। अच्छा वो जी टेबल दोबारा दिखा दूं, ये देख ले अपने पास, ये जरा नोट कर ले। अब जी टेबल देख ले, टेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में टी टेबल्स, टेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया। क्रिटिकल वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल, इसको हम क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखे 0.0025 के नीचे आ जाओ 15 के साथ, यहाँ 15 के सामने देखो 2.131, सही है, या उसको हाईलाइट जी कर। सर सही है। ठीक है, अब देख ले वापस उस पे चले जाए, अपना मेन टॉपिक्स इस तरह। तो यहाँ पे अब मैं इस टेबल को बनाऊंगा। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.4 है, और इसकी भी वैल्यू जो आई है टी कैलकुलेटेड ये 2.13 है, क्योंकि मेरी टी का जो वैल्यू है इट इज एक्सीडेड देन दिस अल्फा की वैल्यू से। अब क्योंकि अगर ये इससे कम होती, कैसे कम होती, कि 2.13 से ये वाली वैल्यू कम होती, ये 2.0 होती या 1.98 होती, तो आई कैन गो इन द एक्सेप्टेंस रीजन। मैं कहाँ पे चला जाता, मैं अंदर वाले हिस्से की तरफ चला जाता। ये जो पहाड़ी का अंदर पार्ट है ना, मैं इस तरफ आ जाता, जहां मैंने RA लिखा हुआ है, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, ये 2.4 से 2.4 से क्या हो रही है, सॉरी 2.13 से क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू जी सर। बढ़ रही है ना, क्योंकि ये जी अगर सर बढ़ इससे रही कम है। होती 2.13 से कम होती तो मैं रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस में चला जाता। लेकिन क्योंकि मेरी ये टी की जो वैल्यू है जो ऊपर मैंने निकाल दी थी, यहाँ पर ये वैल्यू मेरी कहाँ जा रही है, ये बढ़ रही है जो मेरा अल्फा की वैल्यू से, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे ये कम चाहिए था। तो तब मैं कहता कि मेरा जो नल हाइपोथेसिस है H0 जो था वो एक्सेप्टेंस है। लेकिन अब मैं कहता हूं नहीं, दे आर रिजेक्टेड, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 2.4 पे जा रहा है, बहुत एक्सीड कर रहा है, ठीक है। 1.3 के करीब, अगर 1.4 भी होता तब भी मैं कहता इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है। 1.5 भी होता तब भी, लेकिन वो 4 से अबव जा रहे, 2.4 इज हाई लेवल, ठीक है। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि ये वैल्यूज टी कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने क्रिटिकल रीजन के वैल्यू के साथ देखना है, कि अगर ये दोनों बराबर भी आ रही है वेल एंड गुड, एक्सेप्टेड है। ये वैल्यू टी वैल्यू जो है वो इससे कम आ जाए तब भी एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर ये इससे बढ़ जाए तो देन वी कैन से इट इज रिजेक्टेड। अब मैंने, अगर आप पहाड़ी देखेंगे इधर, इसको मैं पहाड़ी इसलिए कहता हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो, ये स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप देखें, ठीक है। तो मैंने 2.4 के ऊपर एक लाइन लगाई है दोनों साइड पे, क्योंकि मैंने बोथ टेल देखे हैं, दोनों साइड टेल्स। माइनस की तरफ भी मैंने लिखा है -2.13 प्लस 2.13 एंड RR लिखा हुआ है रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन। इस एरिया को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने नीचे लिखना कैसे है, कंक्लूजन सेंस टी कैलकुलेटेड वैल्यू 2.44 falls in the area of rejection, therefore we rejected the null hypothesis at the level of 5 confidence level या level of significance. There is sufficient evidence to conduct the population mean is not equal to 22. ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया, क्योंकि मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया और वो मीन नहीं आ रहा, 22 के बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि जिसने कहा था कि नॉट इक्वल टू 22 उसकी बात तो सच साबित हो गई, लेकिन जिसने ये बात की थी कि इक्वल टू 22 है वो क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। अब आप लोग जरा एक क्वेश्चंस करेंगे, 7 मिनट्स टाइम है, इसमें करते हैं या दोबारा फिर मैं ज्वाइन करूंगा, जहां तक आप कर लेंगे तो मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग लिख ले अपने साथ एक क्वेश्चन सारे के सारे, और मुझे अभी जूम पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ये याद रखिए। अच्छा, वहां से जैसे आप भेजते हैं ना पिक्चर लेके, ठीक है, और मोबाइल से ले ले या इस पे, और फिर इधर मेरे साथ शेयर करना है। मैं आप लोगों को अलाउड करूंगा आपकी स्क्रीन्स को
जिस बंदे ने करना है तो वो या तो कंप्यूटर पे कर दे या वैसे पेज पे करके, तो वो पेज जो है आप यहाँ स्क्रीन शेयर पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपको अलाउड करूंगा, ठीक है, कि यू हैव टू अलाउड, तो आप फिर स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो दे दो एग्जाम्पल एक जी, कौन कौन एग्री है कि मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, ताकि आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर दे, तब जाके ये समझ आ जाएगा, वरना ये नहीं आएगा। खुद से जब तक इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये समझ नहीं आएगा। बता दे मुझे। सर अभी पढ़ा दें, लास्ट में दे दीजिएगा, फिर हम कर लेंगे। नहीं अभी कर ले, क्योंकि ये बाद में फिर नहीं समझ आएगा। अभी कर दे, मैं आपके साथ ही हूँ, टेंशन ना ले, ठीक है। अच्छा चले, मैंने दे दिया रेंडम सिंपल साइज 20 विद द मीन, लिख ले। रेंडम ऑफ सैंपल साइज 18, 18 या 20 कर दे, सैंपल साइज 20 करते हैं हम, ठीक है। लिख रहे हो आप लोग अपने साथ? रेंडम सैंपल साइज 20 with the mean 28 with the mean 28 and standard deviation 6 is taken from a normal population at साइज का बताइएगा प्लीज, साइज बताइएगा। sample size 20 with the mean जी सर। 28 with जी the सर। mean 28 28 and standard deviation 6 is taken from a normal populations at level of significance 5 ही कर दे आप लोग भी, इसको भी 5 कर दें, that H0 mu is equal to 25 and hypothesis alternative HA mu is equal to mu net equal to 25। इस 22 को मैंने 25 कर दिया और 25 को 28 कर दिया, 5 को 6 कर दिया और 16 को 20 कर दिया, और ये अपने जगह मैंने 5 रख दिया। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीजर, स्टेप 1 पे चले जाओ, इससे करते जाओ, साथ में देखते जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीन आपके सामने है, जब आप स्टेप 1 लिखेंगे मुझे बता दे, फिर स्टेप 2 लिखे, फिर मुझे बता दे, 3 4 जब कैलकुलेट करोगे फिर मुझे बता दे, मैं आपके साथ वैल्यूज खुद ढूंढ लूंगा, कोई मसला नहीं है। टी की वैल्यूज मैं खुद निकाल के आपको बता दूंगा, जिनके पास ग्राफ नहीं है मैं यहां से निकाल के बता दूंगा। सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं, सच बताओ। जी सर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई ड्यूटी पर हो और नहीं कर सकता, जितने कर सकते हो एक दो बंदे भी कर दे, ताकि हम एटलीस्ट बाकी को थोड़ा बहुत हाउ नो हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास जी टेस्ट पे ले लूंगा आज, तो कल हमारा फिर आगे चले जाएंगे हम लोग, ये फिर थर्सडे तक का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एक दो चीजें रह जाएगी, वो डिफिनीशन है वो आपके साथ मैं फिर डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक दिन वो सारे के सारे हम डिफिनीशंस पे देंगे, अच्छा, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जिस स्टेप में समझ नहीं आता मुझसे पूछ सकते हो। सर एन क्या होगा हमारे पास?
जी एन आपके पास होगा, मैंने अभी ऊपर आपको 20 कहा है, सैंपल साइज 20। मीन जो था वो 28 था, म्यू जो था वो 25 था, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जहाँ पे आपको मसला आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं